आज हम इस वीडियो में भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे। इस वीडियो में 190 प्रश्न हैं, इन सभी का अभ्यास करेंगे। आपका समय खराब नहीं करते हुए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है? इसका पहला ऑप्शन है, ये विश्व का सबसे लंबा संविधान है। इसका दूसरा ऑप्शन है, यह अलिखित संविधान है। इसका तीसरा ऑप्शन है, इसमें केवल 50 अनुच्छेद हैं। चौथा ऑप्शन है, यह केवल अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है। इसका आंसर होगा पहला, ये विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। अगला प्रश्न देखिए, मूल भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? पहला ऑप्शन है 250, दूसरा ऑप्शन है 395, तीसरा ऑप्शन है 444 और चौथा ऑप्शन है 500। इसका आंसर होगा दूसरा, 395 अनुच्छेद। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 12 और चौथा ऑप्शन है 15। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा, 12। अगला प्रश्न है, 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? पहला ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन द्वारा, दूसरा ऑप्शन है 73वां संविधान संशोधन द्वारा, तीसरा ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन द्वारा और चौथा ऑप्शन है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा। इसका आंसर होगा चौथा ऑप्शन, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951। अगला प्रश्न है, 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? पहला ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा और चौथा ऑप्शन है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। इसका आंसर होगा 2, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। अगला प्रश्न है, 11वीं और 12वीं अनुसूचियां किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? इसका पहला ऑप्शन है 42वां और 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है 52वां और 61वां संविधान संशोधन के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, चौथा ऑप्शन है 86वां और 91वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसका आंसर होगा तीसरा, 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। अगला प्रश्न देखिए, किसने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा? पहला ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी और चौथा ऑप्शन है सर आइवर जेनिक्स। इसका आंसर होगा चौथा, सर आइवर जेनिक्स। अगला प्रश्न देखिए, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम और चौथा ऑप्शन है फ्रांस। इसका आंसर होगा दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कितने भाग थे? पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 18, तीसरा ऑप्शन है 22 और चौथा ऑप्शन है 25।
इसका आंसर होगा तीसरा 22। अगला प्रश्न, 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है नगर पालिकाओं से, दूसरा ऑप्शन है मौलिक अधिकारों से, तीसरा ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, और चौथा ऑप्शन है पंचायती राज संस्थाओं से। इसका आंसर होगा चौथा, पंचायती राज संस्थाओं से। अगला प्रश्न, 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है नगर पालिकाओं से, दूसरा ऑप्शन है पंचायती राज संस्थाओं से, तीसरा ऑप्शन है अनुसूचित जनजातियों से, और चौथा ऑप्शन है राजभाषाओं से। इसका आंसर होगा पहला, नगर पालिकाओं से। अगला प्रश्न, 9वीं अनुसूची किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जोड़ी गई? पहला ऑप्शन है इंदिरा गांधी, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है राजीव गांधी, और चौथा ऑप्शन है पीवी नरसिम्हा राव। इसका आंसर है दूसरा, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, 10वीं अनुसूची किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जोड़ी गई? पहला ऑप्शन है इंदिरा गांधी, दूसरा ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, तीसरा ऑप्शन है राजीव गांधी, और चौथा ऑप्शन है मनमोहन सिंह। इसका आंसर होगा तीसरा, राजीव गांधी। 11वीं और 12वीं अनुसूचियां किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जोड़ी गई? पहला ऑप्शन है राजीव गांधी, दूसरा ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, तीसरा ऑप्शन है मनमोहन सिंह, और चौथा ऑप्शन है पीवी नरसिम्हा राव। इसका आंसर होगा पीवी नरसिम्हा राव। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अधिकांश भाग किस अधिनियम से लिया गया है? पहला ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935, दूसरा ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1919, तीसरा ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, और चौथा ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833। इसका आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है? पहला ऑप्शन है मौलिक अधिकार, दूसरा ऑप्शन है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तीसरा ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, और चौथा ऑप्शन है मूल कर्तव्य। इसका आंसर होगा दूसरा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान पर किस अधिनियम का प्रभाव सबसे अधिक है? पहला ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, दूसरा ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1919, तीसरा ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935, और चौथा ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका आंसर है तीसरा, भारत शासन अधिनियम 1935 का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। अगला प्रश्न, किस विद्वान ने कहा कि भारतीय संविधान 1935 के अधिनियम का लगभग नकल है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है सर आइवर जेनिक्स, और चौथा ऑप्शन है श्रीनिवासन। इसका आंसर होगा चौथा, श्रीनिवासन। अगला प्रश्न, भारत शासन अधिनियम 1935 की किस धारा में कार्यपालिका शक्तियां गवर्नर जनरल में निहित थी?
पहला ऑप्शन है धारा 5, दूसरा ऑप्शन धारा 7, तीसरा ऑप्शन है धारा 10 और चौथा ऑप्शन है धारा 12। इसका आंसर होगा दूसरा, धारा 7। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 53, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 52, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 74 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 75। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 53। अगला प्रश्न, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय संविधान में कार्यपालिका शक्तियों के संबंध में क्या समानता है? पहला ऑप्शन है इसमें दोनों में प्रधानमंत्री को सर्वोच्च शक्ति दी गई है। दूसरा ऑप्शन है दोनों में कार्यपालिका शक्ति एक व्यक्ति में निहित है। तीसरा ऑप्शन है दोनों में कार्यपालिका शक्ति संसद में निहित है और चौथा ऑप्शन है दोनों में कार्यपालिका शक्ति न्यायपालिका के अधीन है। इसका आंसर होगा सही दूसरा, दोनों में कार्यपालिका शक्ति एक व्यक्ति में निहित है। ये क्लिक करने में गलती हो गई, इसका आंसर दूसरा ही है। अगला प्रश्न, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए प्रावधानों में क्या शामिल नहीं है? इसका पहला ऑप्शन है लोक सेवा आयोग, दूसरा ऑप्शन है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तीसरा ऑप्शन है मौलिक अधिकार और चौथा ऑप्शन है सीएजी के। इसका सही आंसर है तीसरा, मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न, भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में किस विद्वान ने कहा कि इसकी बहुत सी धाराओं को ज्यों का त्यों संविधान में रख लिया गया है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, तीसरा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन है सर आइवर जेनिक्स। इसका सही आंसर है चौथा, सर आइवर जेनिक्स। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में किस विदेशी संविधान से प्रावधान नहीं लिए गए हैं? पहला ऑप्शन है अमेरिका का संविधान, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटेन का संविधान, तीसरा ऑप्शन है जर्मनी का वाइमर संविधान और चौथा ऑप्शन है चीन का संविधान। इसका सही आंसर है चौथा, चीन का संविधान। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम से लिया गया है? इसका पहला ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1919, दूसरा ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 16, तीसरा ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और चौथा ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1813। इसका सही आंसर है दूसरा, भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 16 से लिया गया। अगला प्रश्न है 1935 के अधिनियम की धारा 16 और संविधान के अनुच्छेद 76 में क्या समानता है? पहला इसमें ऑप्शन है दोनों में न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, दूसरा ऑप्शन है दोनों में प्रधानमंत्री की शक्तियों का वर्णन है, इसमें तीसरा ऑप्शन है दोनों में एडवोकेट जनरल या अटॉर्नी जनरल को सरकार को कानूनी सलाह देने का अधिकार है, चौथा ऑप्शन है दोनों में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। इसका सही आंसर है तीसरा, दोनों में एडवोकेट जनरल या अटॉर्नी जनरल को सरकार को कानूनी सलाह देने का अधिकार है।
अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 77 में राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार दिया गया है जो 1935 के अधिनियम की धारा 17 से लिया गया है? पहला ऑप्शन है आपातकाल लागू करने का अधिकार, दूसरा ऑप्शन है संसद को भंग करने का अधिकार, तीसरा ऑप्शन है मौलिक अधिकारों को सीमित करने का अधिकार और चौथा ऑप्शन है प्रशासन संबंधी नियम बनाने और विभागों का बंटवारा करने का अधिकार। इसका सही आंसर होगा चौथा, प्रशासन संबंधी नियम बनाने और विभागों का बंटवारा करने का अधिकार। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 102 में संसद सदस्य की योग्यताएं किससे ली गई है? पहला ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 26 से, दूसरा ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1919 से, तीसरा ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से और चौथा ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833 से। इसका सही आंसर है पहला, भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 26 से लिया गया। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियां 1935 के अधिनियम की धारा 32 से ली गई है? पहला ऑप्शन है मंत्रिपरिषद को भंग करना, दूसरा ऑप्शन है विधेयक पर हस्ताक्षर करना या रोकना या पुनर्विचार के लिए लौटाना, तीसरा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करना और चौथा ऑप्शन है राज्यपाल की नियुक्ति करना। इसका सही आंसर है दूसरा, विधेयक पर हस्ताक्षर करना, रोकना या पुनर्विचार के लिए लौटाना। अगला प्रश्न, 1935 के अधिनियम की धारा 17 में गवर्नर जनरल को कौन सा अधिकार दिया गया है या दिया गया था? पहला ऑप्शन है संविधान संशोधन का अधिकार, दूसरा ऑप्शन है सेना की कमान संभालने का अधिकार, तीसरा ऑप्शन है प्रशासनिक नियम बनाने और विभागों का बंटवारा करने का अधिकार, चौथा ऑप्शन है न्यायाधीशों को हटाने का अधिकार। इसका सही आंसर है तीसरा, प्रशासनिक नियम बनाने और विभागों का बंटवारा करने का अधिकार। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 77 और 1935 के अधिनियम की धारा 17 में क्या समानता है? पहला ऑप्शन है दोनों में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान है, दूसरा ऑप्शन है दोनों में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, तीसरा ऑप्शन है दोनों में संघीय व्यवस्था का वर्णन है और चौथा ऑप्शन है दोनों में कार्यपालिका को प्रशासनिक नियम बनाने का अधिकार है। इसका सही आंसर है चौथा, दोनों में कार्यपालिका को प्रशासनिक नियम बनाने का अधिकार है। अगला प्रश्न, 1935 के अधिनियम की धारा 32 में गवर्नर जनरल की कौन सी शक्तियां थी? पहला ऑप्शन है विधेयक पर हस्ताक्षर करना, रोकना या पुनर्विचार के लिए लौटाना, दूसरा ऑप्शन है संविधान संशोधन करना, तीसरा ऑप्शन है मौलिक अधिकारों को निलंबित करना और चौथा ऑप्शन है न्यायाधीशों को नियुक्त करना। इसका सही आंसर है पहला, विधेयक पर हस्ताक्षर करना, रोकना या पुनर्विचार के लिए लौटाना। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति की विधेयक संबंधी शक्तियां किससे मिलती जुलती है? पहला ऑप्शन है ब्रिटिश संविधान में राजा की शक्तियों से, दूसरा ऑप्शन है 1935 के अधिनियम की धारा 32 में गवर्नर जनरल की शक्तियों से, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका संविधान में राष्ट्रपति की शक्तियों से, चौथा ऑप्शन है कनाडाई संविधान में गवर्नर जनरल की शक्तियों से।
इसका सही आंसर है दूसरा। 1935 के अधिनियम की धारा 32 में गवर्नर जनरल की शक्तियों से। अगला प्रश्न, 1935 के अधिनियम की धारा 26 और संविधान के अनुच्छेद 102 किस विषय से संबंधित है? पहला ऑप्शन है मौलिक अधिकार, दूसरा ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, तीसरा ऑप्शन है विधायिका के सदस्यों की योग्यताएं और चौथा ऑप्शन है मूल कर्तव्य। इसका सही आंसर होगा विधायिका के सदस्यों की योग्यताएं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में केंद्र के अधिकार किस अधिनियम से लिए गए हैं? पहला ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1919, दूसरा ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 93, तीसरा ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और चौथा ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833। इसका सही आंसर है दूसरा, भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 93 से लिया गया है। अगला प्रश्न, 1935 के अधिनियम की धारा 93 और संविधान के अनुच्छेद 356 में क्या समानता है? पहला ऑप्शन है दोनों में आपातकाल में प्रांतीय या राज्य शासन संचालन का अधिकार गवर्नर को दिया गया है। दूसरा ऑप्शन है दोनों में मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का प्रावधान है। तीसरा ऑप्शन है दोनों में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान है। चौथा ऑप्शन है दोनों में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लेख है। इसमें है आंसर, इसका आंसर है पहला, दोनों में आपातकाल में प्रांतीय या राज्य शासन संचालन का अधिकार गवर्नर को दिया गया है। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस अधिनियम की धारा से ली गई है? पहला ऑप्शन है 1935 के अधिनियम की धारा 93, दूसरा ऑप्शन है 1935 के अधिनियम की धारा 126, तीसरा ऑप्शन है 1935 के अधिनियम की धारा 102 और चौथा ऑप्शन है 1935 के अधिनियम की धारा 16। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा, 1935 के अधिनियम की धारा 102। अगला प्रश्न, 1935 के अधिनियम की धारा 102 में गवर्नर जनरल को किस स्थिति में आपातकाल की घोषणा का अधिकार था? पहला ऑप्शन है आर्थिक संकट की स्थिति में, दूसरा ऑप्शन है संवैधानिक संकट की स्थिति में, तीसरा ऑप्शन है प्राकृतिक आपदा की स्थिति में और चौथा ऑप्शन है विदेशी आक्रमण, युद्ध या आंतरिक गड़बड़ी की स्थिति में। इसका सही आंसर है चौथा, विदेशी आक्रमण, युद्ध या आंतरिक गड़बड़ी की स्थिति में। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 256 में राज्य सरकारों के संबंध में क्या प्रावधान है जो 1935 के अधिनियम की धारा 126 से लिया गया है? पहला ऑप्शन है राज्य कार्यपालिका संघीय या केंद्रीय कार्यपालिका शक्तियों का विरोध न करे, दूसरा है राज्य सरकारें केंद्र के निर्देशों का पालन करें, तीसरा ऑप्शन है राज्य सरकारें स्वायत्त रूप से कार्य करें और चौथा ऑप्शन है राज्य सरकारें केंद्र के कार्यों में हस्तक्षेप न करें। इसका सही आंसर है पहला, राज्य कार्यपालिका संघीय या केंद्रीय कार्यपालिका शक्तियों का विरोध न करें। अगला प्रश्न, 1935 के अधिनियम की धारा 126 और संविधान के अनुच्छेद 256 में क्या समानता है? पहला ऑप्शन दोनों में राज्यों के अधिकारों का वर्णन है, दूसरा ऑप्शन है दोनों में केंद्र राज्य संबंधों का विस्तृत उल्लेख है, तीसरा ऑप्शन है
दोनों में प्रांतीय या राज्य कार्यपालिका को संघीय केंद्रीय कार्यपालिका शक्तियों का विरोध न करने का निर्देश है। और चौथा है दोनों में वित्तीय संबंधों का प्रावधान है। इसका सही आंसर है तीसरा, दोनों में प्रांतीय या राज्य कार्यपालिका को संघीय या केंद्रीय कार्यपालिका शक्तियों का विरोध न करने का निर्देश है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों का मुख्य स्रोत क्या है? पहला ऑप्शन है अमेरिकी संविधान, दूसरा ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935, तीसरा ऑप्शन है ब्रिटिश संविधान और चौथा ऑप्शन है आयरिश संविधान। इसका सही आंसर है दूसरा, भारत शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्य की भूमिका 1935 के अधिनियम की किस धारा से मिलती जुलती है? पहला ऑप्शन है धारा 102, दूसरा ऑप्शन धारा 126, तीसरा ऑप्शन है धारा 93 और चौथा ऑप्शन धारा 16। इसका सही आंसर होगा धारा 93, जो तीसरा ऑप्शन है। अगला प्रश्न, 1935 के अधिनियम की धारा 102 और संविधान के अनुच्छेद 352 दोनों किस विषय से संबंधित है? पहला ऑप्शन है राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, दूसरा ऑप्शन है वित्तीय आपातकाल, तीसरा ऑप्शन है मौलिक अधिकारों का निलंबन और चौथा ऑप्शन है युद्ध या आंतरिक अशांति के समय आपातकाल की घोषणा। इसका सही आंसर है चौथा, युद्ध या आंतरिक अशांति के समय आपातकाल की घोषणा करना। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 256 का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है राज्यों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देना कि उनकी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग केंद्रीय कार्यपालिका के विरोध में न हो। दूसरा ऑप्शन है राज्यों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करना। तीसरा ऑप्शन है केंद्र को राज्यों के मामलों हस्तक्षेप का अधिकार देना। चौथा ऑप्शन है राज्यों के वित्तीय अधिकारों को सीमित करना। इसका सही आंसर है पहला, राज्यों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देना कि उनकी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग केंद्रीय कार्यपालिका के विरोध में न हो। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 में सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी भूमिका का प्रावधान किस अधिनियम से लिया गया है? पहला ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1919, दूसरा ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 213, तीसरा ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और चौथा ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833। इसका सही आंसर है दूसरा, भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 213 से लिया गया है। अगला प्रश्न, 1935 के अधिनियम की धारा 213 और संविधान के अनुच्छेद 143 में क्या समानता है? पहला ऑप्शन है दोनों में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान है, दूसरा ऑप्शन है दोनों में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, तीसरा ऑप्शन है दोनों में न्यायपालिका को कार्यपालिका को परामर्श देने का अधिकार है, चौथा ऑप्शन है दोनों में न्यायाधीशों की नियुक्ति का तरीका बताया गया है। इसका सही आंसर है तीसरा, दोनों में न्यायपालिका को कार्यपालिका को परामर्श देने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 316 और 320 में लोक सेवा आयोग के प्रावधान किस अधिनियम से लिए गए हैं? पहला ऑप्शन है 1935 के अधिनियम की धारा 102, दूसरा ऑप्शन है 1935 के अधिनियम की धारा 93, तीसरा ऑप्शन है 1935 के अधिनियम की धारा 126, चौथा ऑप्शन है 1935 के अधिनियम की धारा 264 और
धारा 266। इसका सही आंसर है चौथा, 1935 के अधिनियम की धारा 264 और 266। अगला प्रश्न है, 1935 के अधिनियम की धारा 266 में संघीय लोक सेवा आयोग को कौन सी शक्तियां दी गई थी? पहला ऑप्शन है सरकारी कर्मचारियों की भर्ती, तबादले, पदोन्नति और अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधी सलाह देने का अधिकार। दूसरा ऑप्शन है कानून बनाने का अधिकार। तीसरा ऑप्शन है न्यायिक फैसले का अधिकार। चौथा ऑप्शन है राजस्व एकत्र करने का अधिकार। इसका सही आंसर है पहला, सरकारी कर्मचारियों की भर्ती, तबादले, पदोन्नति और अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधी सलाह देने का अधिकार। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग की कौन सी शक्तियां वर्णित है? पहला ऑप्शन है कानूनों की संवैधानिकता की जांच करना। दूसरा ऑप्शन है सरकारी कर्मचारियों की भर्ती, नियुक्ति, पदोन्नति, अनुशासन संबंधी मामलों पर सलाह देना। तीसरा ऑप्शन राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करना। चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति को सीधे आदेश जारी करना। इसका सही आंसर है दूसरा, सरकारी कर्मचारियों की भर्ती, नियुक्ति, पदोन्नति, अनुशासन संबंधी मामलों पर सलाह देना। अगला प्रश्न है, 1935 के अधिनियम की धारा 264 और संविधान के अनुच्छेद 316 में क्या समानता है? पहला ऑप्शन दोनों में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लेख है। दूसरा ऑप्शन दोनों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तीसरा ऑप्शन है दोनों में संघीय या केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान है। और चौथा ऑप्शन है दोनों में राज्यपाल की शक्तियों का उल्लेख है। इसका सही आंसर है तीसरा, दोनों में संघीय या केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी भूमिका का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 32। दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 226। तीसरा अनुच्छेद है 356 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 143। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 143। अगला प्रश्न, 1935 के अधिनियम में संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किस धारा में था? पहला ऑप्शन है धारा 213। दूसरा ऑप्शन है धारा 264। तीसरा ऑप्शन धारा 266 और चौथा ऑप्शन है धारा 102। इसका सही आंसर है दूसरा, धारा 164 में। संविधान के अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग की शक्तियां मुख्य रूप से किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन सार्वजनिक सेवाओं के संबंध में परामर्श देना। दूसरा ऑप्शन है कानूनों की संवैधानिकता की जांच करना। तीसरा ऑप्शन है राज्यों के बीच विवादों का बंटवारा करना। चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति को सीधे आदेश जारी करना। इसका आंसर है पहला, सार्वजनिक सेवाओं के संबंध में परामर्श देना। अगला प्रश्न, 1935 के अधिनियम और भारतीय संविधान दोनों में किस संस्था के गठन और कार्यों का प्रावधान है? पहला ऑप्शन है निर्वाचन आयोग। दूसरा ऑप्शन है वित्त आयोग। तीसरा ऑप्शन है लोक सेवा आयोग और चौथा ऑप्शन राज्यपाल परिषद। इसका सही आंसर है तीसरा, लोक सेवा आयोग। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से प्रेरित है? पहला ऑप्शन है अमेरिका। दूसरा ऑप्शन है ब्रिटेन। तीसरा ऑप्शन है कनाडा और चौथा ऑप्शन है आयरलैंड। इसका सही आंसर है ब्रिटेन, दूसरा।
अगला प्रश्न, भारत में विधि का शासन का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है ब्रिटेन और चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है ब्रिटेन। अगला प्रश्न, भारत में महान्यायवादी का पद किस देश के संविधान से प्रेरित है? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटेन, तीसरा ऑप्शन है जर्मनी और चौथा ऑप्शन है जापान। इसका सही आंसर है दूसरा, ब्रिटेन से लिया गया। अगला प्रश्न, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? पहला ऑप्शन अमेरिका, दूसरा ऑप्शन ब्रिटेन, तीसरा ऑप्शन कनाडा और चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर होगा ब्रिटेन। अगला प्रश्न, भारत की द्विसदनीय व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रभावित है? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटेन, तीसरा ऑप्शन है जर्मनी और चौथा ऑप्शन है रूस। तो इसका सही आंसर है दूसरा, ब्रिटेन। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान किस देश से लिया गया है? पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस और चौथा ऑप्शन है जर्मनी। इसका सही आंसर है अमेरिका। अगला प्रश्न, न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा भारत ने किस देश से ली है? पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है जापान और चौथा ऑप्शन है दक्षिणी अफ्रीका। इसका सही आंसर है दूसरा, अमेरिका से। अगला प्रश्न, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया किस देश से प्रेरित है? पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है जर्मनी और चौथा ऑप्शन है फ्रांस। इसका सही आंसर होगा अमेरिका, दूसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द किस देश के संविधान से लिए गए हैं? पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस और चौथा ऑप्शन है आयरलैंड। इसका सही आंसर है दूसरा, अमेरिका। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से प्रेरित है? पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है जर्मनी और चौथा ऑप्शन है रूस। इसका सही आंसर है अमेरिका। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन भारत ने किस देश के संविधान से लिया है? पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है जर्मनी और चौथा ऑप्शन है जापान। इसका सही आंसर है जर्मनी। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों का मुख्य स्रोत कौन सा देश है? पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है जर्मनी वाइमर संविधान, चौथा ऑप्शन है फ्रांस। इसका सही आंसर है जर्मनी वाइमर संविधान। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है जर्मनी और चौथा ऑप्शन है जापान। इसका सही आंसर है जापान। अगला प्रश्न, कानूनी प्रक्रिया के संबंध में भारतीय संविधान पर
किस देश के संविधान का प्रभाव है? पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस और चौथा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही आंसर है दूसरा, जापान। भारतीय संविधान में किस देश से सर्वाधिक प्रावधान लिए गए हैं? पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है आयरलैंड और चौथा ऑप्शन है जर्मनी। तो सही आंसर है इसका पहला, ब्रिटेन से। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग पर सबसे कम विदेशी प्रभाव पड़ा है? पहला ऑप्शन है मौलिक अधिकार, दूसरा ऑप्शन है राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, तीसरा ऑप्शन है मूल कर्तव्य और चौथा ऑप्शन है संसदीय प्रणाली। इसका आंसर है तीसरा, मूल कर्तव्य। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटेन, तीसरा ऑप्शन है आयरलैंड और चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है तीसरा, आयरलैंड। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति की निर्वाचन मंडल की अवधारणा भारत ने किस देश से ली है? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है आयरलैंड, तीसरा ऑप्शन है कनाडा और चौथा ऑप्शन है फ्रांस। इसका आंसर है दूसरा, आयरलैंड। अगला प्रश्न, राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन है आयरलैंड, तीसरा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है अमेरिका और चौथा ऑप्शन है जर्मनी। इसका सही आंसर है दूसरा, आयरलैंड। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है आयरलैंड, तीसरा ऑप्शन है ब्रिटेन और चौथा ऑप्शन है फ्रांस। इसका सही आंसर है दूसरा, आयरलैंड। अगला प्रश्न, संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारत ने किस देश से प्रेरित की है? पहला ऑप्शन है इसका ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका और चौथा ऑप्शन है कनाडा। इसका सही आंसर है दूसरा, दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया पर किस देश के संविधान का प्रभाव है? पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका और चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है दूसरा, दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न, समवर्ती सूची की अवधारणा भारत ने किस देश के संविधान से ली है? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन है कनाडा और चौथा ऑप्शन है ब्रिटेन। इसका आंसर है दूसरा, ऑस्ट्रेलिया से। अगला प्रश्न, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका और चौथा ऑप्शन है फ्रांस। इसका सही आंसर है दूसरा, ऑस्ट्रेलिया से। अगला प्रश्न, मूल कर्तव्यों का प्रावधान भारत ने किस देश के संविधान से लिया है? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है पूर्व सोवियत संघ, तीसरा ऑप्शन है ब्रिटेन और चौथा ऑप्शन है फ्रांस। इसका सही आंसर है दूसरा, पूर्व सोवियत संघ से लिया गया।
अगला प्रश्न, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श किस देश से प्रेरित है? पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन है पूर्व सोवियत संघ, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका और चौथा ऑप्शन है फ्रांस। इसका सही आंसर है दूसरा, पूर्व सोवियत संघ से। अगला प्रश्न, अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान भारत ने किस देश के संविधान से लिया है? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है कनाडा, तीसरा ऑप्शन है ब्रिटेन और चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है दूसरा, कनाडा। अगला प्रश्न, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रभावित है? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है कनाडा, तीसरा ऑप्शन है ब्रिटेन और चौथा ऑप्शन है जर्मनी। इसका सही आंसर है दूसरा, कनाडा। भारत की गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस और चौथा ऑप्शन है आयरलैंड। इसका सही आंसर है तीसरा, फ्रांस। अगला प्रश्न, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श किस देश से लिया गया है? पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस और चौथा ऑप्शन है पूर्व सोवियत संघ। इसका सही आंसर है फ्रांस, तीसरा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है यह पूर्णतः लचीला संविधान है, दूसरा ऑप्शन है यह पूर्णतः कठोर संविधान है, तीसरा ऑप्शन है ये लचीलापन और कठोरता का मिश्रण है और चौथा ऑप्शन है सबसे इसमें संशोधन की कोई प्रक्रिया नहीं है। तो इसका सही आंसर है तीसरा, यह लचीलेपन और कठोरता का मिश्रण है। अगला प्रश्न, संविधान के अधिकांश प्रावधानों में संशोधन कैसे किया जा सकता है? साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत और आधे राज्यों के अनुमोदन से, राष्ट्रपति के आदेश से। इसका सही आंसर है दूसरा, विशेष बहुमत से। संविधान के कुछ प्रावधानों में संशोधन के लिए क्या आवश्यक है? पहला ऑप्शन है साधारण बहुमत, दूसरा ऑप्शन है विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों का अनुमोदन, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति की स्वीकृति और चौथा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति। इसका सही आंसर है दूसरा, विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों का अनुमोदन। अगला प्रश्न, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 32, दूसरा अनुच्छेद है 368, तीसरा अनुच्छेद है 356 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 376। इसका सही आंसर है दूसरा, अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? पहला ऑप्शन है दोहरी नागरिकता, दूसरा ऑप्शन है एकल नागरिकता, तीसरा ऑप्शन है राज्य स्तरीय नागरिकता और चौथा ऑप्शन है विशेषाधिकार प्राप्त नागरिकता। इसका सही आंसर है दूसरा, एकल नागरिकता। अगला प्रश्न, एकल नागरिकता का प्रावधान भारत ने किस देश के संविधान से लिया है? पहला ऑप्शन है अमेरिका,
दूसरा ऑप्शन है ब्रिटेन, तीसरा ऑप्शन है कनाडा और चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है दूसरा, ब्रिटेन से। संघात्मक व्यवस्था वाले अधिकांश देशों में किस प्रकार की नागरिकता होती है? पहला ऑप्शन है एकल नागरिकता, दूसरा ऑप्शन है दोहरी नागरिकता, तीसरा ऑप्शन है बहुस्तरीय नागरिकता और चौथा ऑप्शन है सीमित नागरिकता। इसका सही आंसर है दूसरा, दोहरी नागरिकता। अगला प्रश्न, भारत में मतदान की वर्तमान न्यूनतम आयु क्या है? पहला ऑप्शन है 18 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 21 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 25 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 16 वर्ष। इसका सही आंसर है 18 वर्ष। मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? पहला ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, दूसरा ऑप्शन है 61वां संविधान संशोधन, तीसरा ऑप्शन है 73वां संविधान संशोधन, चौथा ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन। इसका सही आंसर है दूसरा, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन केवल शिक्षितों को मतदान का अधिकार है, दूसरा ऑप्शन केवल पुरुषों को मतदान का अधिकार है, तीसरा ऑप्शन है प्रत्येक वयस्क नागरिक को बिना भेदभाव के मतदान का अधिकार है, चौथा ऑप्शन केवल संपत्ति रखने वालों को मतदान का अधिकार है। इसका सही आंसर है तीसरा, प्रत्येक वयस्क नागरिकों को बिना भेदभाव के मतदान का अधिकार है। अगला प्रश्न, 61वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित किया गया? पहला ऑप्शन है 1985, दूसरा ऑप्शन है 1989, तीसरा ऑप्शन है 1992 और चौथा ऑप्शन है 1976। इसका सही आंसर है दूसरा, 1989। भारतीय न्यायपालिका की कौन सी विशेषता है? यह एकीकृत और स्वतंत्र है, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है यह कार्यपालिका के अधीन कार्य करती है। तीसरा ऑप्शन है इसमें राज्य की अपनी अलग न्यायपालिका होती है और चौथा ऑप्शन है ये केवल केंद्रीय कानूनों की व्याख्या कर सकती है। इसका सही आंसर है पहला, यह एकीकृत और स्वतंत्र है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर कौन है? पहला ऑप्शन है उच्च न्यायालय, दूसरा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति और चौथा ऑप्शन है लोक अदालतें। इसका सही आंसर है दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए संविधान में क्या प्रावधान है? न्यायाधीशों की, पहला ऑप्शन है न्यायाधीशों की नियुक्ति और हटाने की विशेष प्रक्रिया है। दूसरा ऑप्शन है न्यायाधीशों का कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। तीसरा ऑप्शन है न्यायालयों को बजट स्वीकृति का अधिकार है और चौथा ऑप्शन है न्यायाधीशों का चुनाव जनता द्वारा होता है। इसका सही आंसर है पहला, न्यायाधीशों की नियुक्ति और हटाने की विशेष प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई गई है? पहला ऑप्शन है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, दूसरा ऑप्शन है संसदीय शासन प्रणाली, तीसरा ऑप्शन है सैन्य शासन प्रणाली, चौथा ऑप्शन है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसका सही आंसर है दूसरा, संसदीय शासन प्रणाली। अगला प्रश्न, संसदीय शासन प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? पहला ऑप्शन है विधायिका और कार्यपालिका के बीच पृथक्करण, दूसरा ऑप्शन है विधायिका और कार्यपालिका के बीच समन्वय और सहयोग, तीसरा ऑप्शन है न्यायपालिका पूर्ण नियंत्रण और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति का पूर्ण अधिकार। इसका सही आंसर है दूसरा,
विधायिका और कार्यपालिका के बीच समन्वय व सहयोग। अगला प्रश्न, संसदीय शासन प्रणाली को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है अध्यक्षात्मक प्रणाली, दूसरा ऑप्शन है वेस्टमिंस्टर मॉडल, तीसरा ऑप्शन है सैन्य तानाशाही और चौथा ऑप्शन है गणतंत्रात्मक प्रणाली। तो इसका सही आंसर है दूसरा, वेस्टमिंस्टर मॉडल। संसदीय शासन प्रणाली का जनक किस देश को माना जाता है? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटेन, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस, चौथा ऑप्शन है रूस। इसका सही आंसर है ब्रिटेन, दूसरा। अगला प्रश्न, मूल अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? पहला ऑप्शन है भाग 2, दूसरा ऑप्शन है भाग 3, तीसरा ऑप्शन है भाग 4 और चौथा ऑप्शन है भाग 5। इसका सही आंसर है 2, भाग 3 में है। मूल अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? पहला ऑप्शन अनुच्छेद 1 से 11, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 12 से 35, तीसरा अनुच्छेद है 36 से 51 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 52 से 78। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 12 से 35। अगला प्रश्न, मूल अधिकारों का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है नागरिकों के मूलभूत स्वतंत्रताओं की रक्षा करना, दूसरा ऑप्शन है सरकार को असीमित शक्तियां देना, तीसरा ऑप्शन न्यायपालिका को कमजोर करना और चौथा ऑप्शन है संघीय ढांचे को समाप्त करना। इसका सही आंसर है नागरिकों के मूलभूत स्वतंत्रताओं की रक्षा करना। अगला प्रश्न, नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में वर्णित है? पहला ऑप्शन है भाग 2, दूसरा ऑप्शन है भाग 3, तीसरा ऑप्शन है भाग 4, चौथा ऑप्शन है भाग 5। इसका सही आंसर है भाग 4। नीति निर्देशक तत्व किन अनुच्छेदों में वर्णित है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 101 से लेकर 11 तक, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 12 से 35 तक, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 36 से 51 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 52 से 78। इसका सही आंसर है तीसरा, अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। अगला प्रश्न, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटेन, तीसरा ऑप्शन है आयरलैंड और चौथा ऑप्शन है फ्रांस। इसका सही आंसर है आयरलैंड। अगला प्रश्न, नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, दूसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को सीमित करना, तीसरा ऑप्शन है न्यायपालिका को शक्तिशाली बनाना और चौथा ऑप्शन है संघीय ढांचे को मजबूत करना। इसका आंसर है पहला, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय किन देशों के मॉडल से प्रेरित है? पहला ऑप्शन है ब्रिटेन और अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस और जर्मनी, तीसरा ऑप्शन है कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, चौथा ऑप्शन है रूस और चीन। इसका सही आंसर ब्रिटेन और अमेरिका। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति क्या है? पहला ऑप्शन है कानूनों को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति, दूसरा ऑप्शन है संविधान संशोधन करने की शक्ति, तीसरा ऑप्शन है मंत्रियों को नियुक्त करने की शक्ति, चौथा ऑप्शन है राज्य सरकारों को भंग करने की शक्ति। तो इसका आंसर होगा पहला,
कानूनों को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की संविधान संशोधन की शक्ति किस देश के मॉडल से अलग है? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटेन, तीसरा ऑप्शन है जर्मनी, चौथा ऑप्शन है सभी से अलग। इसका सही आंसर है दूसरा, ब्रिटेन। अगला प्रश्न, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था कब अपनाई गई? पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, दूसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1959, तीसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, चौथा ऑप्शन है 1 नवंबर 1956। इसका सही आंसर है 2 अक्टूबर 1959। अगला प्रश्न, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? पहला ऑप्शन है 42वां और 44वां संविधान संशोधन, दूसरा ऑप्शन है 73वां और 74वां संशोधन, तीसरा ऑप्शन है 61वां और 62वां संशोधन, और चौथा ऑप्शन है 86वां और 87वां संशोधन। इसका सही आंसर है 73वां और 74वां संशोधन। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, दूसरा ऑप्शन है नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, तीसरा ऑप्शन है राज्य विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, चौथा ऑप्शन है ग्राम सभा, तहसील, जिला। इसका सही आंसर है पहला, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपात उपबंध हैं? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4। इसका सही आंसर है 3। अगला प्रश्न, रजनी कोठारी ने आपातकालीन उपबंधों को क्या कहा? पहला ऑप्शन है संघ का अन्यतम हथियार, दूसरा ऑप्शन है लोकतंत्र की जड़ें, तीसरा ऑप्शन है संविधान की आत्मा, और चौथा ऑप्शन है राज्य के अधिकारों की गारंटी। इसका सही आंसर है पहला, संघ का अन्यतम हथियार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आपात उपबंध नहीं है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा ऑप्शन राज्य आपातकाल, तीसरा ऑप्शन है वित्तीय आपातकाल, और चौथा ऑप्शन है सामाजिक आपातकाल। इसका सही आंसर होगा सामाजिक आपातकाल। अगला प्रश्न, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा, दूसरा ऑप्शन है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ना, तीसरा ऑप्शन है मतदान आयु कम करना, और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीय आपातकाल के प्रावधान। इसका आंसर होगा पहला, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा। अगला प्रश्न, संघ और राज्यों के बीच विषयों का विभाजन किस अनुसूची में किया गया? पहला ऑप्शन है 5वीं अनुसूची, दूसरा ऑप्शन है 6ठी अनुसूची, तीसरा ऑप्शन है 7वीं अनुसूची, चौथा ऑप्शन है 8वीं अनुसूची। इसका सही आंसर है 7वीं अनुसूची। अगला प्रश्न, 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4, और चौथा ऑप्शन है 5। इसका सही आंसर है 3। अगला प्रश्न, संघ सूची में कितने विषय शामिल हैं? पहला ऑप्शन है 59, दूसरा ऑप्शन है 52, तीसरा ऑप्शन है 97, और चौथा ऑप्शन है 66।
तो इसका सही आंसर होगा 97। अगला प्रश्न, समवर्ती सूची में मूलतः कितने विषय थे? पहला ऑप्शन है 47, दूसरा ऑप्शन है 52, तीसरा ऑप्शन है 59, चौथा ऑप्शन है 66। इसका सही आंसर है पहला 47। अगला प्रश्न, केसी विहर ने भारतीय संविधान को क्या कहा? पहला ऑप्शन है शुद्ध संघीय, दूसरा ऑप्शन है अर्ध संघीय, तीसरा ऑप्शन है एकात्मक और चौथा ऑप्शन है सहकारी संवाद। इसका सही आंसर है अर्ध संघीय। ग्रेनविल ग्रेनविल अगला प्रश्न, ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को क्या कहा? पहला ऑप्शन है सौदेबाजी का संघवाद, दूसरा ऑप्शन है सहकारी संघवाद, तीसरा ऑप्शन है अर्ध संघीय और चौथा ऑप्शन है केंद्रीकृत संघवाद। तो इसका आंसर है दूसरा सहकारी संवाद, सहकारी संघवाद। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर अनुसार भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? पहला ऑप्शन है केवल संघीय, दूसरा ऑप्शन केवल एकात्मक, तीसरा ऑप्शन है समय और परिस्थितियों के अनुसार एकात्मक और संघीय दोनों, चौथा ऑप्शन है न संघीय नहीं एकात्मक। इसका सही आंसर है तीसरा समय और परिस्थितियों के अनुसार एकात्मक और संघीय दोनों। अगला प्रश्न, मॉरिस जोन्स ने भारतीय संघवाद को क्या कहा? पहला ऑप्शन है सहकारी संघवाद, दूसरा ऑप्शन है सौदेबाजी का संघवाद, तीसरा ऑप्शन है अर्ध संघीय संघवाद, चौथा ऑप्शन है केंद्रीकृत संघवाद। तो इसका सही आंसर होगा सौदेबाजी का संघवाद। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के कौन से एकात्मक लक्षण हैं? पहला ऑप्शन है राज्यों का अपना संविधान, दूसरा ऑप्शन है एकल नागरिकता, तीसरा ऑप्शन है शक्ति विभाजन राज्यों के पक्ष में और चौथा ऑप्शन है संघीय न्यायपालिका। इसका सही आंसर होगा एकल नागरिकता। अगला प्रश्न, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? पहला ऑप्शन है राज्य विधानसभा, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री और चौथा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय। इसका सही आंसर है दूसरा राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के कौन से संघात्मक लक्षण है? पहला ऑप्शन है लिखित संविधान, दूसरा ऑप्शन है राज्यों का अपना संविधान, तीसरा ऑप्शन है एकल न्यायपालिका और चौथा ऑप्शन है केंद्र का राज्यों पर पूर्ण नियंत्रण। इसका सही आंसर है पहला लिखित संविधान। अगला प्रश्न, संविधान की सर्वोच्चता किस प्रकार की शासन प्रणाली की विशेषता है? पहला ऑप्शन है एकात्मक, दूसरा ऑप्शन है संघीय, तीसरा ऑप्शन है राजतंत्र और चौथा ऑप्शन है अध्यक्षात्मक। अगला प्रश्न, संविधान की सर्वोच्चता किस प्रकार की शासन प्रणाली की विशेषता है? पहला ऑप्शन है एकात्मक, दूसरा ऑप्शन है संघीय, तीसरा ऑप्शन है राजतंत्र और चौथा ऑप्शन है अध्यक्षात्मक। इसका सही आंसर है दूसरा संघीय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय लक्षण नहीं है? पहला ऑप्शन है स्वतंत्र न्यायपालिका, दूसरा ऑप्शन है न्यायिक पुनरावलोकन,
तीसरा ऑप्शन राज्यों का अपना संविधान न होना, और चौथा ऑप्शन शक्तियों का विभाजन। इसका सही आंसर है राज्यों का अपना संविधान न होना। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस दिन अंगीकृत किया गया? पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, दूसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, तीसरा ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, और चौथा ऑप्शन है 26 जनवरी 1949। इसका सही आंसर है तीसरा, 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न, प्रस्तावना में भारत को किस रूप से वर्णित किया गया है? पहला ऑप्शन है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। दूसरा ऑप्शन है संघीय धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राजतंत्र। तीसरा ऑप्शन है एकात्मक समाजवादी धार्मिक गणराज्य। चौथा ऑप्शन है संघीय पंथ निरपेक्ष संसदीय लोकतंत्र। इसका सही आंसर है पहला, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगला प्रश्न, प्रस्तावना को संविधान की क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है हृदय, दूसरा ऑप्शन है आत्मा, तीसरा ऑप्शन है मस्तिष्क, चौथा ऑप्शन है रीढ़। इसका आंसर है दूसरा, आत्मा। अगला प्रश्न, प्रस्तावना में किन प्रकार के न्याय का उल्लेख है? पहला ऑप्शन है केवल सामाजिक न्याय है, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, तीसरा ऑप्शन है केवल आर्थिक न्याय है, चौथा ऑप्शन है केवल राजनीतिक न्याय है। इसका सही आंसर है दूसरा, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अगला प्रश्न, प्रस्तावना में किसकी स्वतंत्रता का उल्लेख है? पहला ऑप्शन है विचार अभिव्यक्ति धर्म विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। दूसरा ऑप्शन केवल धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तीसरा ऑप्शन है केवल विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। चौथा ऑप्शन है केवल आर्थिक गतिविधि की स्वतंत्रता। इसका सही आंसर है पहला, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न, प्रस्तावना में किस बात को बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने की बंधुता। दूसरा ऑप्शन है केवल आर्थिक विकास। तीसरा ऑप्शन है केवल सैन्य शक्ति। चौथा ऑप्शन है केवल राजनीतिक स्थिरता। इसका सही आंसर है पहला, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने की बंधुता। अगला प्रश्न, प्रस्तावना को उद्देशिका क्यों कहा जाता है? पहला ऑप्शन क्योंकि यह संविधान के उद्देश्यों को बताती है। दूसरा ऑप्शन है क्योंकि यह संविधान का पहला अनुच्छेद है। तीसरा ऑप्शन है क्योंकि यह जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। चौथा ऑप्शन है क्योंकि यह संविधान का सबसे लंबा भाग है। इसका सही आंसर है पहला, क्योंकि यह संविधान के उद्देश्यों को बताती है। अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा था? पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1947। दूसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। तीसरा ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946 और चौथा ऑप्शन है 26 नवंबर 1949। इसका सही आंसर है 13 दिसंबर 1946। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान ने कब स्वीकार किया? पहला ऑप्शन है 26 नवंबर 1949। दूसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1947। तीसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 और चौथा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950।
इसका सही आंसर है दूसरा, 26 जनवरी 1947। अगला प्रश्न, उद्देश्य प्रस्ताव का उर्दू अनुवाद किसने पढ़ा? पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है मोहनलाल सक्सेना, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और चौथा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर है दूसरा, मोहनलाल सक्सेना ने उद्देश्य प्रस्ताव को उर्दू में पढ़ा। अगला प्रश्न, उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? पहला ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946, दूसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, तीसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 और चौथा ऑप्शन है 26 नवंबर 1949। इसका सही आंसर है 13 दिसंबर 1946। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? पहला ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, दूसरा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका आंसर है दूसरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, उद्देश्य प्रस्ताव के अनुसार भारत की शक्ति का स्रोत क्या है? पहला ऑप्शन है संविधान, दूसरा ऑप्शन है संसद, तीसरा ऑप्शन है जनता और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति। इसका सही आंसर है तीसरा, जनता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्रस्ताव का मुख्य बिंदु नहीं है? पहला ऑप्शन है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, दूसरा ऑप्शन है अल्पसंख्यकों को संरक्षण देना, तीसरा ऑप्शन एकल नागरिकता संहिता और चौथा ऑप्शन है मौलिक अधिकारों की गारंटी। इसका सही आंसर है एकल नागरिकता संहिता। उद्देश्य प्रस्ताव के अनुसार भारत कैसा देश होगा? पहला ऑप्शन है स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होगा, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का सदस्य होगा, तीसरा ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र होगा, चौथा ऑप्शन है संघीय व्यवस्था होगी। इसका सही आंसर है स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होगा। अगला प्रश्न, प्रस्तावना में किस तिथि का उल्लेख है? पहला ऑप्शन है विक्रम संवत 2006 मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, दूसरा ऑप्शन है शक संवत 1872 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, तीसरा ऑप्शन है विक्रम संवत 2007 फाल्गुन कृष्ण अष्टमी, चौथा ऑप्शन है शक संवत 1871 आश्विन शुक्ल द्वादशी। इसका सही आंसर होगा विक्रम संवत 2006 मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में हम भारत के लोग किस विचार को दर्शाता है? पहला ऑप्शन है संविधान जनता की इच्छा से बना है, दूसरा ऑप्शन है भारत एक राजतंत्र है, तीसरा ऑप्शन है भारत में धर्मनिरपेक्षता नहीं है, चौथा ऑप्शन है भारत केवल हिंदुओं का देश है। इसका सही आंसर है संविधान जनता की इच्छा से बना है। अगला प्रश्न, हम भारत के लोग शब्दावली किस बात को दर्शाती है? पहला ऑप्शन संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है, दूसरा ऑप्शन है भारत एक धार्मिक राष्ट्र है, तीसरा ऑप्शन है भारत में केवल एक ही भाषा होगी, चौथा ऑप्शन है भारत ब्रिटिश संसद के अधीन है। इसका सही आंसर होगा एक, संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है। अगला प्रश्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र है, दूसरा कारण है भारत राष्ट्रमंडल के अधीन है, तीसरा ऑप्शन है भारत संयुक्त राष्ट्र के नियंत्रण में है, चौथा ऑप्शन है भारत में राजतंत्र है।
इसका सही आंसर है पहला, भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र है। अगला प्रश्न, समाजवादी शब्द प्रस्तावनाओं में कब जोड़ा गया? पहला ऑप्शन है 1950 में संविधान लागू होने के समय। दूसरा ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। तीसरा ऑप्शन है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जोड़ा गया। या फिर चौथा ऑप्शन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। इसका सही आंसर है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। अगला प्रश्न, भारत का समाजवाद किस प्रकार का है? पहला ऑप्शन है साम्यवादी समाजवाद। दूसरा ऑप्शन है लोकतांत्रिक समाजवाद। तीसरा ऑप्शन है सैन्य समाजवाद और चौथा ऑप्शन है धार्मिक समाजवाद। इसका सही आंसर है दूसरा, लोकतांत्रिक समाजवाद। अगला प्रश्न है पंथ निरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। दूसरा ऑप्शन, राज्य एक विशेष धर्म को मान्यता देता है। तीसरा ऑप्शन है राज्य धर्म के आधार पर भेदभाव करेगा। चौथा ऑप्शन है राज्य में केवल एक ही धर्म होगा। इसका सही आंसर है पहला, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। अगला प्रश्न, पंथ निरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? पहला ऑप्शन है 1950 में संविधान लागू होने के समय। दूसरा ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1970 द्वारा जोड़ा गया। तीसरा ऑप्शन है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा। और चौथा ऑप्शन है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा। इसका सही आंसर है दूसरा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। अगला प्रश्न, हम भारत के लोग शब्दावली किस देश के संविधान से प्रेरित है? पहला ऑप्शन है ब्रिटेन। दूसरा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका। तीसरा ऑप्शन है फ्रांस और चौथा ऑप्शन है रूस। इसका सही आंसर है दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित शब्दों का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है भारत के लोगों द्वारा संविधान को बनाया, स्वीकार किया और स्वयं पर लागू किया। दूसरा ऑप्शन है ब्रिटिश संसद द्वारा संविधान को लागू किया गया। तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा संविधान को स्वीकार किया गया। और चौथा ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र द्वारा संविधान को मान्यता दी गई। इसका सही आंसर है पहला, भारत के लोगों द्वारा संविधान को बनाया, स्वीकार किया और स्वयं पर लागू किया। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किसकी अवधारणा पर आधारित है? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी। दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चौथा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत की संप्रभुता के विरुद्ध क्यों नहीं है? पहला ऑप्शन है क्योंकि भारत उसका स्वैच्छिक सदस्य है। दूसरा ऑप्शन है क्योंकि भारत राष्ट्रमंडल का संस्थापक सदस्य है। तीसरा ऑप्शन है क्योंकि राष्ट्रमंडल का मुख्यालय भारत में है। चौथा ऑप्शन है क्योंकि राष्ट्रमंडल के पास कोई शक्ति नहीं है। इसका सही आंसर है क्योंकि भारत उसका स्वैच्छिक सदस्य है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन है सभी नागरिकों के बीच भाईचारे की भावना। दूसरा ऑप्शन है धार्मिक एकता। तीसरा ऑप्शन राजनीतिक एकता और चौथा ऑप्शन है आर्थिक समानता। तो इसका सही आंसर है सभी नागरिकों के बीच भाईचारे की भावना। अगला प्रश्न, संविधान सभा ने
संविधान को कब अंगीकृत किया? पहला ऑप्शन 26 जनवरी 1950, दूसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, तीसरा ऑप्शन 26 नवंबर 1949 और चौथा ऑप्शन 13 दिसंबर 1946। इसका आंसर है तीसरा, 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न, 26 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? पहला ऑप्शन गणतंत्र दिवस, दूसरा ऑप्शन है संविधान दिवस, तीसरा ऑप्शन है स्वतंत्रता दिवस, चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीय एकता दिवस। इसका आंसर होगा दूसरा, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए? पहला ऑप्शन है 44वां संशोधन, दूसरा ऑप्शन है 42वां संशोधन, तीसरा ऑप्शन 73वां संशोधन और चौथा ऑप्शन 86वां संशोधन। इसका सही आंसर है 42वां संशोधन। अगला प्रश्न, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा कहाँ से प्रेरित है? पहला ऑप्शन है फ्रांसीसी क्रांति से, दूसरा ऑप्शन है अमेरिकी क्रांति से, तीसरा ऑप्शन है रूसी क्रांति से, चौथा ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से। इसका सही आंसर है तीसरा, रूसी क्रांति से। अगला प्रश्न, किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था? पहला ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, दूसरा ऑप्शन है ठाकुर दास भार्गव, तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, चौथा ऑप्शन है के एम मुंशी। इसका सही आंसर है दूसरा, ठाकुर दास भार्गव ने कहा। अगला प्रश्न, प्रस्तावना में भारत शब्द का कितनी बार उल्लेख हुआ है? पहला ऑप्शन है 1 बार, दूसरा ऑप्शन है 2 बार, तीसरा ऑप्शन 3 बार और चौथा ऑप्शन है 4 बार। इसका सही आंसर होगा 2 बार। किसने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली कहा? पहला ऑप्शन है अर्नेस्ट बारकर, दूसरा ऑप्शन नाना पालकीवाला, तीसरा ऑप्शन है के एम मुंशी और चौथा ऑप्शन है सरदार पटेल। इसका सही आंसर है तीसरा, के एम मुंशी। संविधान सभा ने प्रस्तावना को कब स्वीकार किया? पहला ऑप्शन है पहले से, दूसरा ऑप्शन है बीच में, तीसरा ऑप्शन है सबसे अंत में और चौथा ऑप्शन है कभी स्वीकार नहीं किया। तो इसका आंसर है तीसरा, सबसे अंत में प्रस्तावना को स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न है, 42वें संशोधन के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, तीसरा ऑप्शन है फखरुद्दीन अली अहमद और चौथा ऑप्शन नीलम संजीव रेड्डी। इसका आंसर होगा तीसरा, फखरुद्दीन अली अहमद। अगला प्रश्न, उद्देशिका को संविधान का अंग मानने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये पहला ऑप्शन है यह हमेशा से संविधान का अंग रही है, दूसरा ऑप्शन है इस विषय पर न्यायालय के विचार समय के साथ बदलते हैं, तीसरा ऑप्शन है इसे कभी भी संविधान का अंग नहीं माना गया, चौथा ऑप्शन है इसे केवल संविधान की प्रस्तावना माना जाता है। इसका सही आंसर है इस विषय पर न्यायालय के विचार समय के साथ बदलते हैं। अगला प्रश्न है ए के गोपालन अगला प्रश्न है ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद 1950 में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया? पहला ऑप्शन है उद्देशिका को संविधान का भाग माना, दूसरा ऑप्शन है उद्देशिका को न्यायालय में
परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तीसरा ऑप्शन है उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। और चौथा ऑप्शन है उद्देशिका संविधान की आत्मा है। तो इसका आंसर है दूसरा, उद्देशिका को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है बेरोजगारीवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या फैसला दिया? पहला ऑप्शन है प्रस्तावना संविधान का भाग है। दूसरा ऑप्शन है प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन है प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। चौथा ऑप्शन है प्रस्तावना को लागू किया जा सकता है। इसका सही आंसर है दूसरा, प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता। अगला प्रश्न, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार प्रस्तावना को संविधान का भाग माना? पहला ऑप्शन है गोलकनाथ बनाम 1967। दूसरा ऑप्शन है केशवानंद भारती मामला। तीसरा ऑप्शन है SR बम्बई मामला 1994। और चौथा ऑप्शन है सज्जन सिंह मामला 1965। इसका सही आंसर है केशवानंद भारती मामला 1973 में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना है। अगला प्रश्न, गोलकनाथ मामले 1967 में न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को क्या कहा? पहला ऑप्शन है संविधान की मूल आत्मा। दूसरा ऑप्शन है संविधान का अभिन्न। तीसरा ऑप्शन संविधान की कुंजी। और चौथा ऑप्शन है संविधान का हृदय। इसका सही आंसर है संविधान की मूल आत्मा माना है। अगला प्रश्न, केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया? पहला ऑप्शन प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है प्रस्तावना में कभी संशोधन नहीं किया जा सकता। तीसरा ऑप्शन है प्रस्तावना को न्यायालय में लागू कराया जा सकता है। और चौथा ऑप्शन है प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो इसका सही आंसर है पहला, प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है इसे न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है इसमें संशोधन किया जा सकता है लेकिन मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है इसमें कभी भी संशोधन नहीं किया जा सकता। और चौथा ऑप्शन है ये संविधान का भाग नहीं है। तो इसका सही आंसर है दूसरा, इसमें संशोधन किया जा सकता है लेकिन मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न, संविधान की भाषा संदिग्ध होने पर उद्देशिका किस में सहायक होती है? पहला ऑप्शन है संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में। दूसरा ऑप्शन है नए कानून बनाने में। तीसरा ऑप्शन है संविधान संशोधन प्रक्रिया में। और चौथा ऑप्शन है मौलिक अधिकारों को सीमित करने में। तो इसका आंसर है पहला, संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में सहायक होती है। अगला प्रश्न है SR बम्बई बनाम भारत संघवाद 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया? पहला ऑप्शन है उद्देशिका को संविधान का भाग माना। दूसरा ऑप्शन है उद्देशिका में संशोधन नहीं किया जा सकता। तीसरा ऑप्शन है उद्देशिका को लागू कराया जा सकता है। चौथा ऑप्शन है उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। तो इसका आंसर है पहला, उद्देशिका को संविधान का भाग माना है। अगला प्रश्न है प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है इसे न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है ये संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। तीसरा ऑप्शन है इसमें संशोधन किया जा सकता है। चौथा ऑप्शन ये संविधान का भाग है। इसका आंसर पहला है, इसे न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? पहला ऑप्शन है 1 बार। दूसरा ऑप्शन है 2 बार। तीसरा ऑप्शन है 3 बार। चौथा ऑप्शन है कभी संशोधन नहीं हुआ। तो इसका सही आंसर है पहला, 1 बार संशोधन हुआ है। अगला प्रश्न है प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? इसका पहला ऑप्शन है 44वां संशोधन। दूसरा ऑप्शन है 42वां संशोधन। तीसरा ऑप्शन है 52वां संशोधन। चौथा ऑप्शन 73वां संशोधन।
इसका सही आंसर है 42वां संशोधन। 42वें संविधान संशोधन को किस वर्ष पारित किया गया? पहला ऑप्शन है 1975, दूसरा ऑप्शन है 1976, तीसरा ऑप्शन है 1977, चौथा ऑप्शन है 1978। तो इसका सही आंसर है दूसरा, 1976 में किया गया। 42वें संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी, चौथा ऑप्शन है मोरारजी देसाई। तो इसका सही आंसर है तीसरा, इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न, 42वें संशोधन के समय, अगला प्रश्न है 42वें संशोधन के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, तीसरा ऑप्शन है फखरुद्दीन अली अहमद और चौथा ऑप्शन है नीलम संजीव रेड्डी। इसका सही आंसर है तीसरा, फखरुद्दीन अली अहमद। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में नए शब्द जोड़ने की सिफारिश किस समिति ने की? पहला ऑप्शन है सरदार पटेल समिति, दूसरा ऑप्शन है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, तीसरा ऑप्शन है राज मन्नार समिति, चौथा ऑप्शन है सरकारिया समिति। इसका सही आंसर है दो, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अगला प्रश्न, 42वें संशोधन के समय स्वर्ण सिंह किस पद पर थे? 42वें संशोधन के समय सरदार स्वर्ण सिंह किस पद पर थे? पहला ऑप्शन है गृह मंत्री, दूसरा ऑप्शन है रक्षा मंत्री, तीसरा ऑप्शन है वित्त मंत्री और चौथा ऑप्शन है विदेश मंत्री। इसका सही आंसर है रक्षा मंत्री। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया? पहला ऑप्शन है समाजवादी, दूसरा ऑप्शन है पंथ निरपेक्ष, तीसरा ऑप्शन है अखंडता और चौथा ऑप्शन है स्वतंत्रता। इसका सही आंसर है चौथा, स्वतंत्रता नहीं जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन लघु संविधान, दूसरा मूल संविधान, तीसरा नया संविधान, चौथा संविधान पुनर्लेखन। इसका सही आंसर है लघु संविधान। अगला प्रश्न है, 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए समाजवादी शब्द का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है धार्मिक समानता, दूसरा ऑप्शन है आर्थिक न्याय और समानता, तीसरा ऑप्शन राजनीतिक एकता और चौथा ऑप्शन सांस्कृतिक विविधता। इसका सही आंसर है आर्थिक न्याय और समानता।